नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः आगामी हमारे छत्तीसगढ़ में जो प्रयोगशाला परिचारक का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे और ये इसका दूसरा क्लास है। इसके पहले वाले क्लास भी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कर दी है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो बिल्कुल जाकर देखिएगा। इससे पहले मैं आप लोग को फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, इन सब के MCQ कराता था और रोज़ करा भी रहा हूँ। आप लोग को एक वीडियो MCQ के मिल ही जा रहे हैं, लेकिन हमने फिजिक्स के सब्जेक्टिव चीज़ों को नहीं पढ़ा था एक भी बार। तो आज से हम लोग कल से मैंने शुरू कर दिया है। कल से मैं फिजिक्स के सब्जेक्टिव टॉपिक्स को भी आपको पढ़ाना शुरू कर दिया हूँ, जिसका एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, ये इसका दूसरा वीडियो है, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूँ तो प्रकाशिकी हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो निश्चित ही इस टॉपिक को अच्छे से करिएगा। और साथ ही साथ मैंने बायोलॉजी के पूरे आपको सब्जेक्टिव वीडियो प्रोवाइड कर दिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और केमिस्ट्री के भी प्रोवाइड किए हैं, लेकिन अगर आप उसमें कुछ अपडेट करना है ना, उसमें मैं अपडेट कर भी दूंगा। और फिजिक्स का मैंने कल से वीडियो अपलोड करना प्रारंभ कर दिया है। साथ ही साथ अगर आप SI का तैयारी कर रहे हो, CGSI का, तो उस CGSI के एग्ज़ाम में हिंदी का बहुत ज़्यादा वेटेज है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं हिंदी के भी क्लास आप लोग को प्रोवाइड करना शुरू किया हूँ। तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से वीडियो को जाके देख सकते हो। चलो आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग प्रकाशिकी के बारे में पढ़ेंगे, इसका दूसरा क्लास है। इसके पहले वाले क्लास में मैंने प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये सब के बारे में मैंने आपको इससे पहले वाले क्लास से पढ़ाए थे। ये इसका दूसरा क्लास है। और आज के इस क्लास में हम लोग समतल दर्पण अर्थात प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में पढ़ेंगे। अगर समय मिला तो प्रकाश का विवर्तन और गोली दर्पण, इसको भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा वीडियो अगर मुझे लगा कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो निश्चित ही ये 4 टॉपिक को आप पढ़ाऊँगा और नेक्स्ट टॉपिक जो 2 टॉपिक है उसको नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को कवर करा दूँगा। चलिए तो आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भी हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, प्लेन मिरर। तो यहाँ पास ऊपर में लिखा गया, देखिए क्या लिखा गया है। ऊपर में लिखा गया है सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू प्लेन मिरर, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू प्लेन मिरर। चलिए तो अभी हम लोग अब समतल दर्पण के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो इसको मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, समतल दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। समतल दर्पण प्लेन मिरर है ना, समतल दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इवन आपका सेंट्रल लेवल के एग्जाम का एकदम फेवरेट टॉपिक है आपका प्लेन मिरर। तो सबसे पहला चीज़ देखो, मैं जो चीज़ आप लोग को बताऊंगा अच्छे से आप लोग को याद करते चलना है। पहला चीज़, समतल दर्पण से कोई वस्तु जितनी दूर पर होती है, मैं लिख रहा हूँ, देखो समतल दर्पण से, समतल दर्पण से कोई वस्तु जितनी दूरी पर होती है, जितनी दूरी पर होती है, समतल दर्पण से कोई वस्तु जितनी दूरी पर होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर उतना पीछे बनता है। उसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर उतना ही पीछे बनता है, दर्पण के अंदर उतना ही पीछे बनता है। ये पहला कंडीशन बहुत महत्वपूर्ण आपका ये तथ्य है, याद रखिएगा कि समतल दर्पण से कोई वस्तु जितनी दूरी पर होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर उतना ही पीछे बनता है, ये आपको याद रखना है। जैसे देखो, ये आपका एक प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपका दर्पण से आपका 15 सेंटीमीटर आगे रखा है। कितना? 15 सेंटीमीटर आगे रखा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है, इसका जो इमेज बनेगा वो दर्पण के अंदर भी कितना बनेगा? 15 सेंटीमीटर। दर्पण के अंदर 15 सेंटीमीटर में बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब यहाँ पास इमेज का जो आपका डिस्टेंस होगा वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के इक्वल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला कंडीशन क्या बोल रहा है कि समतल दर्पण से कोई वस्तु जितनी दूरी पर होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर उतना ही पीछे बनेगा। मतलब अगर दर्पण के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उसका डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है उसका जो इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, उसका भी डिस्टेंस कितना होगा? 15 सेंटीमीटर होगा। ऐसा नहीं है कि कोई वस्तु दर्पण के सामने में 15 सेंटीमीटर रखा है और उसका इमेज आपका दर्पण के अंदर केवल 10 सेंटीमीटर पीछे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होगा। जितना आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रहेगा सेम उतना ही इमेज का भी क्या हो जाएगा? आपका डिस्टेंस हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। इमेज मतलब प्रतिबिंब, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन, समतल दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति की ऊंचाई
जितनी होगी उतना ही प्रतिबिंब की ऊंचाई होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि समतल दर्पण, समतल दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने खड़े, समतल दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति की ऊंचाई जितनी होगी उतना ही, है ना, व्यक्ति की ऊंचाई जितनी होगी उतना ही प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है, उतना प्रतिबिंब की ऊंचाई होगा। ये आपको याद रखना है। सेम हाइट होगा किसका, इमेज का भी। मतलब ये आपका प्लेन मिरर है, ये आपका समतल दर्पण हो गया। समतल दर्पण के सामने में कोई व्यक्ति खड़ा है जिसका हाइट आपका 6 फीट है, तो अगर इसका इमेज बनेगा तो इसका इमेज भी कितना बनेगा, दर्पण के अंदर 6 फीट ही बनेगा। ऐसा नहीं कि समतल दर्पण के सामने कोई व्यक्ति खड़ा है जिसका हाइट 6 फीट है तो उसका इमेज दर्पण में बन रहा है आपका केवल 5 फीट या 4 फीट, ऐसा नहीं बनेगा। मतलब आपका व्यक्ति का हाइट जितना होगा उतना ही क्या होगा, आपका इमेज का अर्थात प्रतिबिंब का हाइट होगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है जी। आगे समझ में 2 कंडीशन हो गया। पहला कंडीशन क्या था कि समतल दर्पण से कोई वस्तु जितनी दूरी पर होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर उतना ही पीछे बनेगा। दूसरा चीज़, समतल दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति की ऊंचाई और उसके प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों क्या होगा, आपका बराबर होगा, समान होगा। तीसरा चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखो, दर्पण में अगर किसी व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखना है, देखो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा पूरा इमेज दर्पण में मैं देखूँ, मतलब पैर से लेकर पूरा सिर तक। तो दर्पण में, समतल दर्पण में ना, समतल दर्पण में यदि किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उस कंडीशन में जो उसके दर्पण की जो ऊंचाई होगा वो उसके ऊंचाई के, मतलब व्यक्ति की ऊंचाई के आधे से अधिक होना चाहिए। मैंने क्या बोला, याद रखना, आपका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, है ना, टोटल इमेज, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, कंप्लीट जो इमेज है ना, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए क्या होना चाहिए आपका, दर्पण की ऊंचाई, दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई के, है ना, व्यक्ति के ऊंचाई के आधे से अधिक होना चाहिए, व्यक्ति के ऊंचाई के आधे से अधिक होना चाहिए, आधे से अधिक होना चाहिए। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आधे से अधिक होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति चाह रहा है कि वो पूरा इमेज देखे समतल दर्पण में, प्लेन मिरर में, तो जो दर्पण का ऊंचाई है ना वो उस व्यक्ति की ऊंचाई के आधे से अधिक में आपका प्लेस्ड होना चाहिए या रखा होना चाहिए, तभी उसको पूरा इमेज उसको दिखेगा। ये आपको याद रखना है। आगे सबको समझ में। तो 3 कंडीशन, पहला, समतल दर्पण से कोई वस्तु जितनी दूरी पर होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर उतना ही पीछे बनता है। दूसरा, समतल दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति की ऊंचाई जितनी होगी उतनी ही प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी। और तीसरा, अगर कोई व्यक्ति चाह रहा है कि उसका पूरा इमेज उसको दिखे किसमें, प्लेन मिरर में, समतल दर्पण में, तो उस केस में क्या होगा, दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई के आधे से अधिक होना चाहिए, तभी क्या होगा, उसको पूरा इमेज उसको दिखेगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चौथा कंडीशन क्या है, समतल दर्पण से संबंधित, समतल दर्पण का फोकस कहाँ होता है, अनंत पर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम सेंट्रल लेवल का फेवरेट क्वेश्चन है आपका। समतल दर्पण का फोकस कहाँ होता है, जो आपका अनंत पर होता है, इन्फिनिटिव पर होता है, अनंत पर होता है। इसलिए इसकी फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। इसलिए इसकी फोकस दूरी क्या होती है, जब आपका अनंत पर होती है, इसलिए इसकी फोकस दूरी अनंत पर होती है। ये आपको याद रखने हैं। मैंने बोला कि जो आपका समतल दर्पण है, समतल दर्पण का फोकस अनंत पर होता है, इसलिए इसकी फोकस दूरी क्या होती है, अनंत पर होती है। ये आपको याद रखने हैं। जैसे देखिए, ये आपका मैंने लिया एक समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण में कोई प्रकाश किरण आई, जिस एंगल से आएगी उस एंगल से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद वापस लौट जाएगी। एक और प्रकाश किरण आई, ये भी आपका वापस लौट गई। तो बताइए, समतल दर्पण क्या प्रकाश किरणों को एक जगह फोकस कर रहा है, फोकस मतलब केंद्रित कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। प्रकाश किरण जिस एंगल से आया उसी एंगल से वो तो चला गया। इसीलिए बोला जाता है कि समतल दर्पण का फोकस अनंत पर होता है। मतलब ये कहीं भी नहीं मिलेगी, ये जो आपका प्रकाश किरण जा रही है कभी भी नहीं मिलेगी, इसलिए इसका क्या बोलते हैं, इसका जो आपका फोकस है वो कहाँ होगा, आपका अनंत पर होगा। इसीलिए जब इसका फोकस अनंत पर है तो इसका फोकल लेंथ अर्थात फोकस दूरी भी क्या होगा, आपका अनंत पर होगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है जी, 4 पॉइंट हो गया। पाँचवा पॉइंट ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। समतल दर्पण की शक्ति या क्षमता क्या होती है, आपका शून्य होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना समतल दर्पण की। ठीक है, समतल दर्पण की शक्ति या बोल सकते हैं क्षमता, पावर है ना, क्षमता क्या होती है, जब आपका शून्य होती है। ध्यान रखना, सब बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ये दोनों पॉइंट आपका चौथा और पांचवा बहुत बार पूछा गया कि समतल दर्पण की फोकस कितनी होती है, तो अनंत पर होती है ना। यहाँ पर लिखा है कि समतल दर्पण का फोकस अनंत पर होता है, क्योंकि कहीं भी प्रकाश किरण नहीं मिलेगी, वो तो आपका जिस एंगल से है उसी एंगल से निकल जाएगी। और समतल दर्पण की शक्ति या क्षमता भी क्या होती है, शून्य होती है। अब देखो, ये शक्ति या क्षमता कैसे शून्य होगी, समतल दर्पण की
की शक्ति या क्षमता कैसे शून्य होगी, अब इसको समझिएगा, ठीक है। जैसे कि अगेन मैं बना रहा हूँ, ये आपका प्लेन मिरर हो गया, समतल दर्पण हो गया, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में कोई प्रकाश किरण आई, जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगेन कोई प्रकाश किरण आई, जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो समतल दर्पण क्या कर रहा है, ना तो प्रकाश किरणों को एक जगह इकट्ठा कर रहा है, ना तो उसको फैला रहा है। कहाँ इकट्ठा कर रहा है, जिस एंगल से आया उसी एंगल से चला गया है ना। तो जो समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर ना तो प्रकाश किरणों को एक जगह इकट्ठा करती है, ना तो प्रकाश किरणों को फैलाती है, इसलिए इसका पावर या क्षमता क्या होता है आपका, शून्य होता है। ये आपको याद रखना है। आगे समझ में, क्योंकि मैंने बताया कि जो समतल दर्पण है ये तो प्रकाश किरणों को ना तो एक जगह इकट्ठा कर रही है, फोकस कर रही है, ना तो उसको क्या कर रही है, फैला रही है, डाइवर्स कर रही है। इसीलिए इसकी क्षमता क्या होती है आपका, शून्य होती है। इसकी शक्ति क्या होती है, जो आपका शून्य होती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, याद रखना। देखो, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब क्या होता है आपका, सीधा होता है और पार्श्व रूप से उल्टा होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब क्या होता है, जब आपका सीधा प्रतिबिंब में क्या होता है, सीधा एवं पार्श्व रूप से उल्टा होता है। सीधा एवं पार्श्व रूप से क्या होता है आपका, उल्टा होता है। सीधा एवं पार्श्व रूप से उल्टा होता है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसका अर्थ क्या, देखो सीधा तो समझ में आ गया, लेकिन पार्श्व रूप से उल्टा। अगर आप समतल दर्पण आप घर में जो यूज़ करते हो प्लेन मिरर ही है, तो समतल दर्पण के सामने अगर आप राइट हैंड को ऊपर करोगे तो आपको लेफ्ट हैंड ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। यही तो बोला जा रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब सीधा एवं क्या होता है, पार्श्व रूप से उल्टा होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलो, एक और पॉइंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्लेन मिरर से संबंधित, अगर आपसे पूछेगा आपका समतल दर्पण में इमेज को कैलकुलेट करिए, प्रतिबिंब की संख्या को ज्ञात करिए, तो याद रखना समतल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की संख्या, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है जब आपका n = 360/θ-1। ये आपका फार्मूला होता है, इसको ध्यान रखना, n = 360/θ-1। अगर आपसे पूछेगा, क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं कि आपका दो आपका समतल दर्पण है, दो समतल दर्पण आपका 90 डिग्री है, दो समतल दर्पण 90 डिग्री के आपका एंगल पर रखा गया है या प्लेस्ड किया गया है उनको, तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो क्या बताओगे, देखो अब आपको फार्मूला पता है, n = 360/θ-1 है ना। अब बोला गया है कि दो समतल दर्पण, जैसे कि एक प्लेन मिरर हो गया और ये सेकंड प्लेन मिरर हो गया, दोनों कितने डिग्री पर रखा गया, 90 डिग्री पर रखा गया है, ठीक है। 90 डिग्री एंगल पर रखा गया है। अब बोला जा रहा है भैया उसके बीच बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा, तो फार्मूला पता है, n = कितना होता है, 360/θ-1। थीटा का वैल्यू दिया आपका 90, देखो कितना दिया आपका, 90 डिग्री है ना। तो n = क्या होगा आपका, 360/90 - 1 हो जाएगा। काट दीजिए, 9 × 9 9 × 4 = 36, तो n = आपका 4 - 1, तो n = आपका 3। अगर दो दर्पण को 90 डिग्री के अंश में रख दिया जाए तो आपका नंबर आप इमेज कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। कितने बनेंगे, जब आपका 3 बनेंगे, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे सबको समझ में, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको कैलकुलेट करना है, बस यहाँ पास एंगल का वैल्यू अलग अलग दे दिया जाएगा, तो बस इस फार्मूला में आपको पुटअप करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने पूरा आपको किसके बारे में पढ़ा दिया, प्लेन मिरर के बारे में, समतल दर्पण के बारे में, जो महत्वपूर्ण तथ्य है। एक बार वापस से सुनेंगे, समतल दर्पण से कोई वस्तु जितनी दूरी पर होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर उतना ही पीछे बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, समतल दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों क्या होगा आपका, बराबर होगा। तीसरा, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई के आधे से अधिक होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। चौथा, समतल दर्पण का फोकस अनंत पर होता है, इसलिए इसकी फोकस दूरी भी क्या होती है, अनंत होती है। और पांचवा, समतल दर्पण की शक्ति या क्षमता शून्य होती है, क्योंकि समतल दर्पण ना तो प्रकाश किरणों को एक जगह केंद्रित करता है, ना तो उसको फैलाता है। प्रकाश किरण जिस एंगल से आया उसी एंगल से वो निकल जाता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, इसकी जो शक्ति क्या होती है, शून्य होती है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब सीधा एवं पार्श्व रूप से उल्टा होता है, मतलब आप समतल दर्पण
दर्पण के सामने में जाओगे, राइट हैंड को ऊपर करोगे तो आपको लेफ्ट हैंड ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। फिर मैंने बताया कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की संख्या को ज्ञात करने का फार्मूला n = 360/θ-1। तो यहाँ पर अगर थीटा का वैल्यू आपको दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है आप n का वैल्यू निकाल सकते हो, नंबर ऑफ इमेज अर्थात प्रतिबिंब की संख्या आप निकाल सकते हो। इस प्रकार से मैंने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे समतल दर्पण से संबंधित सभी चीज़ों को आपको करा दिया। एकदम 110% यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये सभी पॉइंट्स है। स्पेशली आपका चौथा और पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जी, ठीक है। अंतिम में इसी क्लास के रिगार्डिंग आप लोग से 2 से 3 क्वेश्चन करूँगा, उसको आपका मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ये हो गया आपका समतल दर्पण, मैंने पढ़ा दिया आप लोग को। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले वाले क्लास में मैंने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाया था, है ना, मतलब परावर्तन पढ़ाया था। आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं जी? प्रकाश का अपवर्तन। इसको हिंदी में प्रकाश का अपवर्तन के नाम से जानते हैं। प्रकाश का परावर्तन को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे बोलेंगे? तो व्हेन लाइट इंटर वन मीडियम टू अनदर मीडियम दैट इवेंट्स इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जब प्रकाश किरण, ठीक है, परिभाषा क्या हो जाएगा? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। लेकिन प्रकाश का परावर्तन मैंने कल बताया था कि जब प्रकाश किरण किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जबकि प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे कहेंगे? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। व्हेन लाइट इंटर वन मीडियम टू अनदर मीडियम दैट फिनोमेना या दैट इवेंट्स इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। चलो अब बात करते हैं। यहाँ पर देखो, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, अब यहाँ पास किसकी बात हो रहा है? माध्यम की बात हो रहा है। किसकी बात हो रहा है? जब आपका माध्यम की बात हो रहा है, ठीक है, माध्यम। इसको इंग्लिश में आपका मीडियम के नाम से जानते हैं। तो जो आपका माध्यम होता है, माध्यम बेसिकली आपका 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है जो आपका विरल माध्यम, पहला विरल माध्यम, और दूसरा होता है जी आपका सघन माध्यम। पहला विरल माध्यम, दूसरा सघन माध्यम, ठीक है। अब विरल माध्यम को आप कहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेयरर मीडियम, ठीक है। इसको रेयरर, है ना, रेयर मीडियम के नाम से जानते हैं। और इसको आपका डेंसर मीडियम, इसको डेंसर मीडियम के नाम से जानते हैं। इसको रेयरर मीडियम, इसको डेंसर मीडियम के नाम से जानते हैं। विरल माध्यम और सघन माध्यम। अब जानते हैं विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, विरल माध्यम में क्या ध्यान रखना है? जिस मीडियम में प्रकाश तेज गति से चलता है विरल माध्यम कहलाएगा, ठीक है। विरल माध्यम किसे कहेंगे? जिस माध्यम में प्रकाश तेज गति से चलेगा, याद रखना, जिस माध्यम में प्रकाश तेज गति से चलता है, ठीक है। जिस माध्यम में प्रकाश तेज गति से चलता है, जिस माध्यम में प्रकाश तेज गति से चलता है क्या कहलाता है? जी आपका विरल माध्यम कहलाता है, ठीक है। विरल माध्यम कहलाता है। और जिस माध्यम में प्रकाश धीमी गति से चलता है, जिस माध्यम में, यहाँ क्या होगा आपका? जिस माध्यम में प्रकाश धीमी गति से चलता है, जिस माध्यम में प्रकाश धीमी गति से, ठीक है जी, धीमी गति से चलता है, जिस माध्यम में प्रकाश धीमी गति से चलता है क्या कहलाता है? आपका सघन माध्यम कहलाता है, डेंसर मीडियम कहलाता है, ठीक है। अब देखो विरल माध्यम में क्या क्या चीज़ें आती है? विरल माध्यम में जैसे कि आपका निर्वात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वैक्यूम बोलते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। मैंने लास्ट क्लास के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन भी किया था होमवर्क में, ठीक है। पूछा था आप लोगों को कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। तो आपका विरल माध्यम में निर्वात आ जाएगा, वायु अर्थात एयर आ जाएगा, ये सब किस में आते हैं? विरल माध्यम। यहाँ आपका प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है। जबकि आपका सघन माध्यम में जैसे कि आपका कांच हो गया, मतलब ग्लास हो गया, कांच के बाद आपका हीरा हो गया, हीरा के बाद जैसे कि कैरोसिन हो गया, कैरोसिन के बाद में लिख दिया वाटर लिख दिया, ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं किस में? आपका सघन माध्यम में, डेंसर मीडियम में। यहाँ क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है? थोड़ी धीमी हो जाती है, ये आपको याद रखना है।
वापस से सुनेंगे, देखिए। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। व्हेन लाइट इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दैट इवेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो मीडियम होते हैं बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, विरल माध्यम और सघन माध्यम। विरल माध्यम में प्रकाश तेज गति से चलता है, जबकि सघन माध्यम में प्रकाश धीमी गति से चलता है, ठीक है। विरल माध्यम में निर्वात वायु ये सब आ जाएंगे, निर्वात अर्थात वैक्यूम, वायु अर्थात एयर, जबकि आपका सघन माध्यम में कांच, हीरा, केरोसिन, वाटर सब किस में आता है, आपका सघन माध्यम में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इसके बाद हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, इसको हिंदी में कहा जाता है अपवर्तनांक बिंदु। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं जी, अपवर्तनांक। इसको हिंदी में अपवर्तनांक बिंदु के नाम से जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ठीक है। चलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही बताता है कि प्रकाश की चाल कितनी होगी। याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि प्रकाश की चाल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि प्रकाश की चाल कितनी होगी, यही बताता है प्रकाश की चाल कितनी होगी, ठीक है, कितनी होगी। अब देखो, मैं कुछ आपका चीज़ों का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा हूँ, उसको आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछेगा निर्वात अर्थात वैक्यूम का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, तो इसका होता है आपका 1 होता है, ठीक है। आपको याद रखना है वायु अर्थात एयर का कितना होता है, 1.0003 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पानी का होता है जब आपका 1.33 होता है, कितना 1.33। उसके बाद केरोसिन का कितना होता है आपका, केरोसिन का 1.41 होता है। उसके बाद केरोसिन के बाद आपका कांच का होता है आपका 1.5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हीरा का कितना होता है आपका 2.42 होता है। ये इतना कम से कम आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया, मैंने कुछ आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू आपको बताया। देखो, निर्वात का अपवर्तनांक बिंदु कितना होता है, 1 होता है, और वायु का 1.0003 होता है, पानी का 1.33 होता है, केरोसिन का 1.41 होता है, कांच का 1.5 और आपका हीरा का 2.42 होता है। सीधा क्वेश्चन बनेगा कि इसका अपवर्तनांक कितना होता है, ऐसा करके। और यही अपवर्तनांक बिंदु बताता है कि प्रकाश की चाल कितनी होगी। अब देखो ये कैसे बताएगा, अब इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना, ये कैसे बताएगा याद रखिएगा, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना, आपका जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। मैंने क्या बोला यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू अगर ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा आपका, कम होगा। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा आपका ज़्यादा होगा। मैंने क्या बोला कि अपवर्तनांक बिंदु जिसमें ज़्यादा होगा तो इसमें प्रकाश का जो स्पीड होगा, प्रकाश की चाल कम हो जाएगी, और जिसमें आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कम होगा तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा। देखो, तो आपका निर्वात का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आपका 1 है ना। अगर बात करते हैं निर्वात का था तो वैक्यूम का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, सबसे कम है, कितना आपका 1 है, कितना है जो आपका 1 है। तो इसलिए यहाँ प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। इसका यहाँ प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने जो बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका निर्वात में अर्थात वैक्यूम में प्रकाश की चाल कितना होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। देखो, मैंने क्या बताया कि जिसका अपवर्तनांक बिंदु जितना कम होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही ज़्यादा होगी, जिसका अपवर्तनांक बिंदु ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पास मैंने कुछ वैल्यू आप लोग को बता दी है। अब एक क्वेश्चन जो CGPSC में पूछा गया है, व्यापक में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपवर्तन से संबंधित 2 केसेस आपके एग्जाम में आते हैं। क्या आते हैं, पहला अगर आपसे पूछेगा कि प्रकाश जब सघन से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, सघन से विरल माध्यम में, प्रकाश जब सघन से विरल माध्यम में जाती है तब क्या होता है, विरल माध्यम में जाती है तब क्या होता है, ये पहला क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, कि जब प्रकाश किरण आपका विरल से सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, है ना, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार बनते हैं। मैंने बोला कि जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगी तो क्या चेंजेस आएगा, और जब आपका विरल से सघन में जाएगा तो क्या चेंज आएगा। मैंने बता दिया था विरल माध्यम, इसमें प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है या प्रकाश बहुत अधिक तीव्रता से गति करता है, और सघन माध्यम में प्रकाश से थोड़ा कम गति से ट्रेवल करता है। अब देखिए इन दोनों कंडीशन को देखते हैं। पहला कंडीशन क्या था, देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, CGPSC
कंडीशन पूछा गया है। देखो पहला कंडीशन क्या था, जब जो आपका प्रकाश है, जब प्रकाश है आपका सघन माध्यम से कहाँ जाएगा जी, आपका विरल माध्यम में। जब प्रकाश कहाँ जाएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। ठीक है, चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपका माध्यम बना रहा हूँ, ये है ना, ये मैं माध्यम बना रहा हूँ। ये ऊपर का फर्स्ट मीडियम, ये आपका सेकंड मीडियम हो गया। और आपका अपवर्तन क्या बोलता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। अब देखो यहाँ से कोई प्रकाश किरण आई, जो प्रकाश किरण आ रही है उसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण या इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जो प्रकाश किरण आई उसके बाद मैं ये जहाँ पास टकराई वहाँ से मैं ऐसे नॉर्मल लाइन खींच दिया। तो जब प्रकाश है वो सघन माध्यम, अब ये ऊपर में मैं ले रहा हूँ सघन माध्यम, मतलब मैं ले रहा हूँ कांच किस में आता है, सघन माध्यम में। और जैसे नीचे मैं ले रहा हूँ वायु किस में आएगा, आपका विरल माध्यम में आएगा। कांच किस में, आपका सघन माध्यम में है जी, मैंने लिखाया है पहले आप लोग को। और वायु आपका विरल माध्यम में है। तो यहाँ देखिए प्रकाश आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है। तो जब भी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो क्या हो जाती है, वो प्रकाश है, प्रकाश का स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा। देखो जब प्रकाश सघन से विरल में आएगा, जब प्रकाश सघन से विरल में आएगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, प्रकाश का बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर देखो, मैंने ये लिखा है कि आपका इधर लिखिए, यहाँ देखिए मैंने लिखा है कि आपका जिस माध्यम में प्रकाश की गति ज़्यादा होती है या प्रकाश तेज गति से चलता है वही विरल माध्यम कहलाता है। तो जब प्रकाश आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा तो प्रकाश की गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो प्रकाश को जिस आपका ये एंगल से आ रहा है उसी एंगल से ऐसे निकलना चाहिए, लेकिन अब सघन से विरल में प्रवेश करता है तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, आपका अभिलंब से दूर हट जाएगा, प्रकाश क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो यही क्वेश्चन बार बार आता है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होती है, वो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होती है, आपका अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से क्या होती है जी, अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये देखो ये जो बीच का जो आपको ये लाइन दिख रहा है जिसको मैंने डॉटेड से रिप्रेजेंट किया है, इसको बोलते हैं नॉर्मल लाइन, इसको हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। तो जब भी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। जाहिर सी बात है यार, विरल माध्यम में आएगी तो प्रकाश की स्पीड बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ेगा तो क्या होगा, ये थोड़ा दूर हट जाएगा, है ना। लेकिन अगर आपसे पूछेगा दूसरा कंडीशन कि अगर प्रकाश किरण है आपका विरल से सघन माध्यम में जा रही है, कहाँ जा रही है, विरल माध्यम से आपका सघन माध्यम में जा रही है। जैसे कि विरल माध्यम आपका वायु है और वायु से कहाँ जा रहा है, आपका कांच में जा रहा है। अब प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रहा है, अगेन बना दीजिए, ये आपका एक वो बना दिया आपने, है ना। ये पहला मीडियम, ये आपका दूसरा मीडियम हो गया, ये बाउंड्री हो गया, पहला मीडियम दूसरा मीडियम। अब देखो प्रकाश किरण अब कहाँ से आ रही है, कांच से सॉरी आपका कहाँ से, आपका वायु से, है ना। प्रकाश किरण आपका वायु अर्थात विरल माध्यम है और कांच अर्थात ये सघन माध्यम। वायु मतलब ये क्या, आपका विरल माध्यम को रिप्रेजेंट कर रहा है और कांच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सघन माध्यम। मैंने पूरा लिखा है सघन माध्यम में क्या आएगा, विरल माध्यम में क्या आएगा इससे पहले। तो अब देखो अगर प्रकाश किरण आपका वायु से, है ना, अगर प्रकाश किरण कहाँ से, आपका वायु से कहाँ इंटर करेगी, कांच में। तो जिस एंगल से आ रही है ना, जिस एंगल से आ रही है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पास एक नॉर्मल लाइन खींच दिया। ठीक है, तो अब ये वायु से आपका कांच में आ रही है, मतलब विरल से सघन माध्यम में आ रही है। तो जब भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वो क्या हो जाती है, वो आपका अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाती है। ठीक है, अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि जब आपका विरल से सघन में आएगा तो प्रकाश का स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कम होगा तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगा। लेकिन यहाँ जब आपका सघन से विरल में जाएगा तो प्रकाश का स्पीड बढ़ जाएगा, तो अभिलंब से दूर हटेगा। इस केस में क्या होगा, जब प्रकाश किरण, यहाँ देखो जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी तब इस केस में क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर झुक जाती है। किस ओर जी, आपका अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने आपका प्रकाश के अपवर्तन में दो कंडीशन बताया कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो क्या होती है, अभिलंब से दूर हटती है। और जब प्रकाश किरण आपका विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार वापस सुनेंगे क्या क्या चीज़ मैंने आप लोग को बता दिया, किसमें, अपवर्तन में, प्रकाश का अपवर्तन। तो देखो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। माध्यम बेसिकली दो प्रकार का होता है, विरल माध्यम और सघन माध्यम। विरल को रेयरर मीडियम बोलते हैं और सघन को डेंसर मीडियम बोलते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश तेज गति से चलता है वो आपका विरल माध्यम कहलाएगा, और सघन माध्यम जिस माध्यम में प्रकाश धीमी गति से चलता है, सघन माध्यम। विरल माध्यम के अंतर्गत आपका निर्वात, वायु ये सब आ जाएंगे। सघन माध्यम में आपका कांच, हीरा, केरोसिन, वाटर ये सब आ जाएगा। अपवर्तनांक बिंदु यही बताता है कि प्रकाश की चाल कितनी होगी। जैसे निर्वात का अपवर्तनांक बिंदु का मान होता है 1, वायु का 1.0003, पानी का 1.33, केरोसिन का 1.41, कांच का 1.5, हीरा का 2.42, है ना। और मैंने बताया कि अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अर्थात अगर आपका अपवर्तनांक बिंदु का मान ज़्यादा होगा तो आपका स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम हो जाती है। और जहाँ आपका अपवर्तनांक
बिंदु का मान कम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाती है। निर्वात में अपवर्तनांक बिंदु का मान सबसे कम होता है, इसलिए यहाँ प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर मैंने 2 कंडीशन बताए कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तब क्या होगा, और जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तब क्या होगा। तो जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो सघन से विरल में जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, ये आपका प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाएगा, ठीक है, अभिलंब से क्या होगा, दूर हट जाएगा। और जब प्रकाश आपका विरल से सघन में जाएगा, जब विरल से सघन में जाएगा तो उस केस में स्पीड ऑफ लाइट सघन में क्या होता है, कम होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या होगा, आपका अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये मैंने आप लोग को प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बता दिए। चलिए अब मैं प्रकाश के अपवर्तन के आप लोग को एग्जांपल्स बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं ना। उदाहरण देखिए, उदाहरण पहला, ये सब प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण है ना। पहला, आकाश में तारों का चमकना, ठीक है, आकाश में तारों का, पहला आकाश में तारों का चमकना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, आकाश में तारों का चमकना, ये प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का कुछ देर तक दिखाई देना, है ना, याद रखना आपका। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का कुछ देर बाद तक दिखाई देना, कुछ देर बाद तक क्या होना, दिखाई देना। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, पानी से भरी बाल्टी बीकर स्विमिंग पूल का कम गहरा दिखाई देना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। पानी से भरी बाल्टी बीकर स्विमिंग पूल का, पानी से भरी बाल्टी बीकर स्विमिंग पूल का कम गहरा दिखाई देना। और चौथा और बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, चौथा, पानी से भरे बाल्टी में सिक्के का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ठीक है। पानी से भरे बाल्टी में सिक्के का थोड़ा ऊपर उठा दिखाई देना, थोड़ा ऊपर उठा दिखाई देना, ठीक है, थोड़ा ऊपर उठा दिखाई देना, ये हो जाएगा जी, ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल बता दिए आपका प्रकाश के अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये प्रकाश के अपवर्तन के ये सारे क्या है जो आपको एग्जाम्पल है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के एग्जाम्पल है। आकाश में तारों का चमकना, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का कुछ देर बाद तक दिखाई देना, पानी से भरे बाल्टी बीकर स्विमिंग पूल का कम गहरा दिखाई देना, पानी से भरे बाल्टी में सिक्के का थोड़ा ऊपर उठा दिखाई देना, ये सब किसके एग्जाम्पल है, प्रकाश के अपवर्तन के एग्जाम्पल है। आशा कर रहा हूँ आपको प्रकाश का अपवर्तन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, किसके बारे में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। CGPSC का व्यापक एकदम फेवरेट टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हिंदी में बोला जाता है जो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नाम से इसको जानते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अभी पूरा बताऊंगा, थोड़ा सा टफ है, समझिएगा। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट is greater than critical angle, when the angle of incident is greater than critical angle, then total internal reflection occur। मतलब जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटती है, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए मैं 2 कंडीशंस बता रहा हूँ। इसके लिए कंडीशंस क्या है, इसके लिए कंडीशंस है, पहला,
प्रकाश किरण को आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, सघन माध्यम से, है ना, सघन माध्यम से किस में जी, आपका विरल माध्यम में, विरल माध्यम में जाना चाहिए। प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है आपका, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने दो कंडीशन आप लोग को बता दिए। पहला कंडीशन था प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, और दूसरा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। अभी अब आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा सर ये आपतन कोण क्या, क्रांतिक कोण क्या, सब समझाता हूँ। देखो, पहला था हमने पहले इसका डेफिनेशन जाना कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटती है। इसके लिए दो शर्तें हैं, पहला प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, और दूसरा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। बहुत बड़े कंडीशन से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं, ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझते हैं। जैसे कि देखो, ये आपका प्रकाश किरण, ये आपका एक वो हो गया, आपका बाउंड्री लाइन हो गया। ठीक है, ये पहला माध्यम है, आपका दूसरा माध्यम है। ठीक है, दूसरा माध्यम मैंने बोला कि प्रकाश किरण को कहाँ से, आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। तो ऊपर मैंने क्या बना दिया, ये मैंने बना दिया जी सघन माध्यम, इसको मैंने बना दिया सघन माध्यम, और इसको मैंने क्या बना दिया, विरल माध्यम, इसको मैंने बना दिया विरल माध्यम। अब कोई प्रकाश किरण आ रही है, सघन माध्यम से आई प्रकाश किरण, अब उसके बाद मैंने यहाँ पास क्या कर दिया, नॉर्मल लाइन बना दिया, एक मैंने क्या कर दिया, नॉर्मल लाइन बना दिया। ठीक है, ये क्या बन गया, आपका नॉर्मल लाइन बन गया। अब उसके बाद ये जो प्रकाश किरण आ रही है उसको क्या बोलेंगे, मैं आपतित किरण बोलूँगा। क्या बोलूँगा, आपतित, है ना। जो प्रकाश किरण आ रही है उसको मैं क्या बोलूँगा, आपतित किरण, अर्थात इसको इंसिडेंट रे बोलूँगा। ठीक है, और जो जाएगी उसको आपका अपवर्तित किरण, क्योंकि अपवर्तन की घटना हो रहा है ना। तो अपवर्तित किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तब अपवर्तन होता है, जब सेम माध्यम में लौटता है तो उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखो, प्रकाश सघन से विरल में जाना चाहिए, तो ये प्रकाश आपका सघन माध्यम से आया, सघन से कहाँ जाएगा, विरल में जाएगा। अब देखो, अभी मैं क्या चाह रहा हूँ कि इधर से जो प्रकाश आ रहा है वो टोटल उसी माध्यम में वापस चला जाए, इस माध्यम में आए ही ना। मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ से जो प्रकाश आ रहा है उसी माध्यम में वापस लौट जाए, इस माध्यम में आए ना। इसलिए क्या होगा, इस केस में क्या होगा, देखो इस केस में आपका जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हटता है, जिस एंगल से आए उस एंगल से थोड़ा सा दूर हट जाएगा, ये अभिलंब से क्या होगा, आपका दूर हट गया। यही तो मैंने बताया था प्रकाश के अपवर्तन में। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ आई का वैल्यू को बढ़ाते जाऊँगा, ये आपका आई है, आई मतलब आपका आपतन कोण। देखो, आपतन कोण नॉर्मल लाइन और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण बोलते हैं। अब देखो, जैसे मैं आई का वैल्यू को बढ़ाता हूँ, इधर मैं आई का वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो ये थोड़ा और इसका ऐसे इंक्लाइंड हो जाएगा, फिर मैंने और आई का वैल्यू को बढ़ा दिया तो और ऐसे इंक्लाइंड हो जाएगा, फिर मैं आई का वैल्यू को और ऐसे बढ़ा दिया तो और ये वापस इंक्लाइंड हो जाएगा, मैंने और बढ़ा दिया तब इस केस में ये आपका ऐसे 90 डिग्री हो गया। इस केस में क्या हो गया, आपका 90 डिग्री हो गया। आ रहा है सबको समझ में। जैसे जैसे मैं आई का वैल्यू को बढ़ाते जा रहा हूँ तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है, इधर भी आपका अपवर्तन जो कोण है, रिफ्रैक्टेड जो एंगल है उसका वैल्यू क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ध्यान रखना, आपका आपतन कोण के जिस मान पे, यहाँ पास लिख रहा हूँ आपतन कोण के जिस मान पर अपवर्तन मतलब जो ये अपवर्तित हो रही किरण, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, उससे क्या बोलते हैं, उसे आपका क्रांतिक कोण कहते हैं, उसे क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण कहते हैं। ये आपको याद रखना है, क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। मतलब देखो, मैंने एंगल को बढ़ाता गया तो ये उधर और आपका क्या होता जाएगा, आपका क्या होता गया जी, रिफ्रैक्ट होता गया। और एक कंडीशन ऐसा है, इतना मैंने एंगल को बढ़ा दिया, यहाँ का जो आपका जो वैल्यू है, ये जो अपवर्तित किरण का जो आपका एंगल है, ये आपका कितना हो गया, आपका 90 डिग्री हो गया, ऐसे 90 डिग्री हो गया। तो जब 90 डिग्री हुआ, अपवर्तन कोण का मान जब 90 डिग्री हुआ, तब उस केस में आपतन कोण का जो भी वैल्यू होगा उस वैल्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रांतिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। और यहाँ पास बोला गया है, क्या बोला गया है कि आपका आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होगा। देखो, क्रांतिक कोण तब कहेंगे जब आपका ये अपवर्तित आपका किरण है, ये आपका 90 डिग्री हो गया है। ठीक है, तो आपतन कोण के जिस मान पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। अब अगर मैं
यहाँ तक सपोज अब मैंने बढ़ाया तो यहाँ पास 90 एंगल में आ गया, और मैंने और बढ़ा दिया, और ऐसे पूरा बढ़ा दिया। तो बढ़ाने के बाद अब यहाँ से जो इधर अपवर्तित किरण होगी ये इसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी, ऐसे है ना। इसी डायरेक्शन में क्या होगी, जब आपको ऐसे वापस लौट जाएगी, ऐसे वापस लौट जाएगी, तो इसी घटना को बोलते हैं आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तभी तो यहाँ पास कंडीशन लिखा गया है कि प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। देखो सघन से विरल में जाएगा तभी तो अभिलंब से दूर हट रहा है। दूसरा मैंने लिखा है आपका आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। जो आपतन कोण का मान है क्रांतिक कोण के मान से अधिक होगा तभी प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौटेगा। तो ये क्या होगा, आपको प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब एग्जांपल्स आप लोग को कराता हूँ। देखो ये समझ में आएगा, आशा कर रहा हूँ आप लोग को। थोड़ा टफ है जी, लेकिन 2-3 बार करोगे तो हो जाएगा, रिवाइज करोगे तो। इसका मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ। देखो एग्जाम्पल है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है आपका हीरे का चमकना, मृग मरीचिका का बनना, ये सब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। हीरे का चमकना हो जाएगा पहला एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आपका मृग मरीचिका का, मृग मरीचिका का बनना, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल ऑप्टिकल फाइबर, तीसरा है आपका ऑप्टिकल फाइबर। ये सब किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ये सब आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको याद रखना है ना। तो इस प्रकार से मैंने प्रकाश का अपवर्तन भी पढ़ा दिया, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी पढ़ा दिया। एक बार वापस से सुनेंगे, देखिए। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटती है। फिर मैंने बताया कंडीशंस, प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, और दूसरा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होने चाहिए, है ना। फिर मैंने बताया भी आप क्रांतिक कोण किसे कहेंगे, तो आपतन कोण, यहाँ जो एंगल बढ़ रहा है ना इसको आपतन बोल कहेंगे। तो आपतन कोण के जिस मान पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तब उससे क्या बोलते हैं, उसको क्रांतिक कोण बोलेंगे। तो जब 90 डिग्री होगा तो उससे ज़्यादा होगा तभी तो प्रकाश किरण उस माध्यम में वापस लौटेगी। तो इसलिए बोला जाता है क्या कि आपका जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होगा तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटती है, ध्यान रखना है। फिर मैंने इसके एग्जाम्पल बताए, हीरे का चमकना, मृग मरीचिका का बनना, ऑप्टिकल फाइबर, ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब एक और टॉपिक को हम लोग पढ़ लेते हैं, जो है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसको हिंदी में बोला जाता है क्या जी, इसको हिंदी में बोलते हैं आपका प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। प्रकाश का, इसको भी और पढ़ लेते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है, इसको भी कर लेते हैं जी, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो देखो प्रकाश का धूल के कणों एवं अन्य गैसों से टकराकर, यहाँ पास लिख देना, देखो प्रकाश का धूल के कणों एवं अन्य गैसों से टकराकर, प्रकाश का धूल के कणों एवं अन्य गैसों से टकराकर वापस लौटने की घटना को, अन्य गैसों से टकराकर प्रकाश का धूल के कणों एवं अन्य गैसों से टकराकर बिखरने की घटना को जी, ठीक है। टकराकर आपका बिखरने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। बिखरने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। मैंने क्या लिखा है, मैंने ये बताया आप लोग को कि प्रकाश का धूल के कणों एवं अन्य गैसों से टकराकर बिखरने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन कौन से रंग के प्रकाश का होता है, तो आपको बताना है बैंगनी रंग के। कौन से रंग के, बैंगनी रंग के। और सबसे कम प्रकीर्णन कौन से रंग के प्रकाश का होता है, तो आपको बताना है लाल। वो आपने वो ट्रिक तो पढ़ा होगा, बैजानी हपी नाला, ठीक है। तो यहाँ देखो बैंगनी में क्या होता है आपका सबसे ज़्यादा, यहाँ सबसे ज़्यादा क्या होता है आपका प्रकीर्णन होता है, इसका सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, आपको लाल रंग का। सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, जो आपको लाल रंग का, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है सबसे ज़्यादा, तो एक चीज़ ध्यान रखना, जिस रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है उसका प्रकीर्णन उतनी ही कम होता है। याद रखना आपका जिस रंग का, यहाँ पास मैं लिख रहा हूँ जिस, नोट करके लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट। जिस रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है, उसका प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है, उसका प्रकीर्णन कम होता है,
कम होता है। अब आप सभी को पता है कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है, इसीलिए लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि बैगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य क्या है आपका सबसे कम है, इसीलिए इसका प्रकीर्णन क्या होता है आपका सबसे ज़्यादा होगा। जाहिर सी बात है, तरंग दैर्ध्य अगर ज़्यादा है तो प्रकीर्णन कम होगा, तरंग दैर्ध्य अगर कम है तो प्रकीर्णन क्या होगा आपका ज़्यादा हो जाएगा। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, रैले नामक, ठीक है, रैले नामक साइंटिस्ट ने कहा, रैले नामक साइंटिस्ट ने कहा है कि जिसका वेवलेंथ, जिसका तरंग दैर्ध्य, जिस रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा, जिस रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा, उसका प्रकीर्णन क्या होता है जो आपका कम होता है। अभी जो मैंने बताया तो किसने बताया, रैले नामक साइंटिस्ट ने, जिस रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है उसका प्रकीर्णन क्या होता है आपका कम होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोग को, देखो अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आकाश का नीला दिखाई देना, समुद्र का नीला दिखाई देना, ये सब प्रकाश के प्रकीर्णन की एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। पहला आकाश का नीला दिखाई देना, दूसरा समुद्र का नीला दिखाई देना, तीसरा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ठीक है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आपका सूर्य का लाल दिखाई देना, ये सब किसका एग्जाम्पल है, जब आपका प्रकाश के प्रकीर्णन का एग्जाम्पल है। वापस से सुनेंगे तो प्रकाश का धूल के कणों एवं अन्य गैसों से टकराकर बिखरने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन बैगनी रंग का होता है, सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है। रैले नामक साइंटिस्ट ने कहा कि जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होता है, तो बैगनी रंग का आपका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है तो इसलिए इसका प्रकीर्णन ज़्यादा है, जबकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा है तो इसका प्रकीर्णन क्या होगा सबसे कम हो जाएगा, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, आकाश का नीला दिखाई देना, समुद्र का नीला दिखाई देना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये सब प्रकाश के प्रकीर्णन अर्थात स्कैटरिंग ऑफ लाइट के क्या हो जाएंगे एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अब देखो खतरे के निशान होते हैं, डेंजर साइन, खतरे के निशान लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं बताइए, खतरे के निशान लाल रंग के क्यों बनते हैं, लाल रंग के, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है आपका कम होता है, मतलब लाल रंग बहुत ही कम फैलता है, ठीक है। खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, मतलब कम बिखरेगा, और कम बिखरता है तो क्या करता है लाल रंग है आपका लंबी दूरी तय कर लेता है, इसीलिए खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं, ठीक है। ये आशा कर रहा हूँ आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब चलो मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आज के इस क्लास के रिगार्डिंग, आप लोग को बताना है 3-4 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आप लोग को बताना है डायमंड, ठीक है, डायमंड अर्थात हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन का आप लोग को आंसर करना है, दूसरा क्वेश्चन, जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी, तो क्या चेंज आएगा ये बताना है। तीसरा आपको बताना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश को कौन से मीडियम में प्रवेश करना चाहिए, ये तीनों क्वेश्चन का आप लोग को आंसर करना है। और चौथा क्वेश्चन आप लोग को आंसर करना है। चौथा क्वेश्चन है, देखो दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर रखा है, एक दूसरे के क्या रखा है जी, समांतर है ना, समांतर पैरेलल रखा है, समांतर रखा है तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। चलो अब इन सभी क्वेश्चन का आप लोग को आंसर देने मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आशा कर रहा हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया तो निश्चित इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसे अपने दोस्तों को शेयर करिए। अब मिलते हैं आपका MCQ वाले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, बाय, टेक केयर।